नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एमपी। मैं हूं आशीष दुबे। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत से लोग उनको जानते होंगे पहले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल चौरसिया जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार, है। थैंक यू। संचालक हैं नवोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के और राइम्स पब्लिक स्कूल के। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो नवोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें किस तरह के बच्चे आपके यहाँ आते हैं और किस तरह से उनको आप सपोर्ट करते हैं? आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशीष जी, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। 2012 में जब मैं दमोह आया, तो मैंने नवोदय इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और पर्पस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम दमोह में रहकर उस गुणवत्ता की शिक्षा दे सकें जो बाहर के शहरों में उपलब्ध है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा बचपन थोड़ा अभावों में भी था। नवोदय विद्यालय से मैंने 12वीं पास की और उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन हमारे परिवार की ऐसी थी कि पिताजी मुझे बाहर नहीं भेज सके। जो एक सपना होता है ना कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो आज बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, वो उस समय निकल गए, पर मैं रह गया और एक टीज़ थी मन में। तो तभी एक चीज़ सोच रही थी कि कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस शहर में एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहूँगा। हालाँकि मैं बाहर गया, फिर बाद में एमबीए किया, जॉब किया, पर मैं अपना जॉब छोड़ के वापस आया सन 2012 में, जैसा आपने बताया, और नवोदय इंस्टीट्यूट नाम से मैंने अपना संस्थान शुरू किया। वहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, पटवारी, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया और करीब आज लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। तो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं उनको किस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? क्या जी। कुछ बच्चे फ्री भी आपके यहाँ पढ़ते हैं? जी, हमारे विद्यालय में भी हम कुछ बच्चों को जो आरटी के अंतर्गत जो 25% जी, एडमिशन होते हैं, जी, जी। उनके अलावा भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता अच्छा विद्यालय ढूँढना चाहते हैं, जो हमारे पास आते हैं, पर वो उतनी उतने सक्षम नहीं हैं कि वो फीस अफ़ोर्ड कर सकें। तो हम अपने हमारी जो समिति है, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनकी एक इस तरह की मानसिकता है कि हम उन बच्चों को अच्छा आधार दे सकें और जितना भी आर्थिक सहायता है, जैसे किसी को कुछ बच्चे आधी फीस में पढ़ रहे हैं, कुछ 1/4 फीस में पढ़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से जितना सहयोग बन पड़ता है, हम उन बच्चों का करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं ताकि वो भी मुख्य धारा में रहकर उन सभी बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें और अपना उज्जवल भविष्य तय कर सकें। तो जैसे कि आप काफ़ी समय से एजुकेशन की फ़ील्ड में हैं, तो आपने कुछ चीज़ें महसूस की होगी, बच्चों को क्या परेशानियाँ आमतौर पे होती हैं कि स्कूल को सिलेक्ट करने में और क्यों बच्चे एक स्कूल में कंटिन्यू कभी-कभी नहीं कर पाते हैं? जी। जी, ऐसा कुछ आप बताइए? अ, अपने स्कूल में मैंने यही पाया कि कई सारे अभिभावक, हमारे शहर की अगर हम खासकर बात करें, तो जागरूकता की कमी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जागरूकता से मेरा मतलब है कि एक विद्यालय में क्या होना चाहिए। जैसे हम सब स्कूल गए हैं, हम विद्यालय गए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, हमारे माता पिता के लिए होती थी कि अच्छी पढ़ाई और एकेडमिक्स के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, बट वो एकेडमिकली हो। साथ साथ बहुत सारी विधाएं होती हैं जो अब और बच्चों को चाहिए आज की आवश्यकताओं के अनुसार, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, सारी चीजें, परंतु मुख्य फोकस होना चाहिए पढ़ाई। कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर आज कल्चर बदल रहा है और पढ़ाई से अधिक मैं मतलब ना नाम लेना चाहूंगा और ना ही उस बारे में ज्यादा बताऊंगा, बट फिर भी ऐसे कुछ विद्यालय हैं कि जहां पर, मैं केवल दमोह की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जब से सोशल मीडिया का कल्चर आया है, तो वहां पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि पढ़ाई से अधिक पेरेंट्स उस चीज से प्रभावित हो जाते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है, ज्यादा संसाधन है, परंतु मैं मानता हूं कि विद्यालय की बिल्डिंग छोटी हो या बड़ी, विद्यालय का जो स्टाफ है, टीचर्स है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए और शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए, जहां पर बच्चों को पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा हो, बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा हो और पढ़ाई आज की नहीं, आने वाले 10 या 15 साल का टारगेट लेकर, क्योंकि आज जो बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले रहा है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या करेगा बड़े होके, उसकी नींव आज से तय होती है।
और विद्यालय को उन बातों का, या अभिभावकों को भी विद्यालय सिलेक्ट करते समय उन बातों का ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी इस विद्यालय में क्या पाएगा, एकेडमिकली वो कितना स्ट्रांग होगा, उसका मेंटल ग्रोथ कितना होगा। और केवल शिक्षा को हम मार्क्स या परसेंटेज से ना तौलें, क्योंकि आज के समय में अक्सर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं अभिभावक अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि 98% आया, 97% आया। मैंने अपने जब, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज के बच्चों को जब मैं पढ़ाया करता था, अब अभी विद्यालय हमारा फोकस मुख्य रूप से है नवोदय एवं सैनिक स्कूल के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको तैयार करना और उन्हें नवोदय या सैनिक स्कूल तक भेजना। परंतु जब मैं 2017-18 तक, जब तक मैंने कॉलेज के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई, मैं यही देखता था कि बच्चों में एक चीज की कमी है, नॉलेज। परसेंटेज बहुत अच्छे अच्छे आते थे पर बच्चे घबराते हैं, इंग्लिश नहीं आती है या मैथ्स में वीक हैं, परंतु परसेंटेज अच्छे हैं। तो मैं उनको हमेशा से यही सिखाता रहा हूं और अपने बच्चों को भी विद्यालय में मैं यही सिखाता हूं कि हमें परसेंटेज और मार्क्स के पीछे नहीं भागना, हमारा ध्येय होना चाहिए नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना, और उसी सिद्धांत का पालन हम अपने विद्यालय में करते हैं। तो आमतौर पर जैसे देखा गया है जो बच्चे होते हैं 10th तक चले जाते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, अच्छे जी। सब्जेक्ट होते हैं। 10th के बाद उनको बड़ी प्रॉब्लम जाती है अपने करियर को आगे दिशा देने में, तो उसके लिए आप क्या उनको बताना चाहेंगे? 10th क्लास तक की एजुकेशन, जैसा कि हमारी बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एजुकेशन है। पर 11th और 12th में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए विषय का चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हालांकि आज बच्चे केवल, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, आज बच्चों के पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी जानकारी है। सोशल मीडिया एक प्रकार से, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, परंतु बड़े बच्चों के लिए अगर सोशल मीडिया बहुत अच्छे से वो उपयोग करें तो वो आज एक शहर में बैठे बैठे वो दुनिया के किसी भी बड़े एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं या उनके गाइडेंस को ले सकते हैं। मेरा सुझाव यही रहता है कि बच्चों के लिए कि अपनी योग्यता और अपने इंटरेस्ट के आधार पर विषय लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक एक दुनिया ऐसी बन जाती है बच्चों के चारों तरफ कि यही जॉब अच्छा है, या आपको डॉक्टर ही बनना है, बिल्कुल। या आईएएस ऑफिसर ही बनना है। परंतु हम कई बार देखते हैं बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मेरा रुचि नहीं है सर इसमें। और आज का समय है, बच्चों को हर फील्ड में, क्रिकेट से लेके, फुटबॉल से लेके, कबड्डी से लेके, संगीत से लेके, हर क्षेत्र में आज के टाइम पर 10 गुने अवसर हैं पिछले टाइम से। तो बच्चों की अभिरुचि, माँ बाप, माता पिता को भी ये जानना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस विषय में है, और शिक्षक होने के नाते हम सबका ये दायित्व है कि हम बच्चे की अभिरुचि को पहचानें, बच्चे की योग्यता को परखें और उस आधार पर हम उसको सजेशन दें, तो बच्चा सोच समझ के सही विषय का चुनाव कर सकता है। ये बहुत अच्छा। आजकल आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में काफ़ी छोटे क्लासेस के बच्चे भी मानसिक प्रेशर में आ रहे हैं, सुसाइड जैसे गलत कदम उठा जी। रहे हैं। कॉलेज में पहले ये बच्चे करते थे कुछ, लेकिन अब स्कूल लेवल पे भी इस तरह की समस्या आ रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कुछ वर्षों से हम सब देख रहे हैं कि स्कूल के छात्र अचानक से सुसाइड कर लेते हैं। कुछ 2-3 कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगे। पहला, ये मानसिक दबाव। और मानसिक दबाव, जैसे अभी भी मैंने कहा था कि हमें बच्चों को ज्ञान के आधार पर तौलना चाहिए, ना कि अंकों के आधार पर। आज के समय में अक्सर माँ बाप वो सोशल मीडिया पे रिजल्ट पोस्ट करते हैं। अब एक बच्चा है एग्जाम्पल के लिए और उसके कई सारे दोस्त हैं। अब एक बच्चा किसी कारण से परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाया, परंतु आजू बाजू हमारे आसपास एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि माँ बाप कंपेयर करते हैं वही सोशल मीडिया के कारण कि उसका 98% आया, उसका 99% आया, आप ही के दोस्त हैं, आपका क्यों नहीं आया। तो ये जो मानसिक प्रेशर, जो मेंटल प्रेशर बच्चों पर बिल्ड होता है, वो बहुत ही खतरनाक है। हर बच्चा अंक, मार्क्स लाने की होड़ में है और इस सब के कारण हम सब हैं। कुछ हद तक टीचर्स भी, जो टीचर्स अंकों के पीछे बच्चों को भगाते हैं, और वो अभिभावक जो अंकों को ही सब कुछ मानते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े आईएएस अधिकारी
शायद हम इंटरव्यूज भी देखते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में जब जानते हैं कि 60% 70% उन्होंने 10th 12th में हासिल किए। कुछ आईएएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जो शायद 12th फेल, एक मूवी भी बनी है। और ये वास्तविकता है कि अंकों का योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 2 या 2.5 घंटे का जो पेपर है वो किसी बच्चे की योग्यता तय नहीं करता। हो सकता है उस दिन उसका मेंटली वो उस फेज में ना हो सकता है उस दिन बीमार रहा हो सकता है किसी कारण से एग्जाम में अनुपस्थित हो गया हो, पर योग्यता होती है पूरे साल भर बच्चा क्या पढ़ रहा है उसके ज्ञान से। और सर एक और बात है, जो जो शिक्षक होते हैं आजकल वर्तमान में शिक्षकों के ऊपर भी दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे कि आपके स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में भी देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो शिक्षक भी काफ़ी प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो इसका क्या समाधान है सर? हम अपने विद्यालय में एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ना तो बच्चों को मेंटल प्रेशर हो और ना ही टीचर्स को, क्योंकि बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल और अभिभावक, मैं समझता हूं ये हमारी एक टीम है। और जब हम सब एक ही टीम में होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना हमारा उद्देश्य होता है। ऐसे विद्यालयों में जहां पर वही बात घूम फिर के आती कि जहां पर प्रेशर है कि बच्चे के मार्क्स आने ही चाहिए, वहां पर कई बार बच्चों को टीचर के द्वारा भी प्रेशराइज कर दिया जाता है और स्टाफ या प्रबंधन के द्वारा टीचर्स के लिए गाइडेंस दिया जाता है कि हमें इतना चाहिए ही चाहिए। और कई बार हम बच्चों की योग्यता को नहीं तौल पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सबका एकेडमिक्स एक जैसा नहीं होगा। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, किसी को मैथ्स ज्यादा समझ में आएगी, किसी को एसएसटी या सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का साइंस अच्छा हो सकता है। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा हर विषय में अच्छा नहीं हो सकता। तो हम सबको, अभिभावकों को, शिक्षकों को, प्रबंधन को, हम सबको ये समझना होगा कि बच्चे की अभिरुचि, बच्चे की योग्यता के अनुसार एक बच्चा किसी विषय में 100 में से 100 नंबर भी ला सकता है, पर वही बच्चा किसी और विषय में 70 नंबर भी ला सकता है। तो हमें इस सच को स्वीकार करते हुए एक एनालिटिकल माइंडसेट से हमें काम करना होगा और टीचर्स को ये फ्रीडम देनी होगी, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में हर व्यक्ति अपने विद्यार्थी का अच्छा ही चाहता है, वो मेहनत करता है। और अगर हम ये फ्रीडम टीचर्स को दें कि आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करें और उसकी योग्यता में निखार लाएं, ना कि आपको कहते हैं टारगेट ना दिया जाए कि हर बच्चे का हर विषय में 100% आना ही चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तब शायद टीचर फ्रीडम से काम कर सकेगा और बच्चे की योग्यता पर जब टीचर काम करेगा तो ना उसे प्रेशर होगा और ना ही उस बच्चे को प्रेशर होगा, क्योंकि जो बच्चा जिस विषय में धीरे धीरे बेहतर हो रहा है उसे अचानक से अगर ये प्रेशर दिया जाए, कई बार अभिभावक भी ये प्रेशर देते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब विद्यालय अच्छा नहीं है। ये प्रेशर वहां से आता है। मार्क्स आना ना आना, किसी कारण से ना आना अलग बात है, पर अभिभावक जिस दिन ये बात बेहतर तरीके से समझकर कि मेरे बच्चे की ये योग्यता है, बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर उस पर वर्क कर रहा है और घर में हम भी वर्क करते हैं, एक माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चे की काबिलियत पता होती है। और अगर हम सब ये ठान लें कि हमें इस बच्चे को डेली एक एक कदम आगे बढ़ाना है, तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे पिछले साल से शासन ने एनसीईआरटी बुक्स सारे स्कूल में एक जैसी लागू कर दी है, तो उससे बाकी स्कूल्स को और छात्रों को क्या फायदा हुआ है? काफी स्कूलों ने इसका विरोध भी किया था जी, पर शासन ने तो उसको लागू किया ही है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं समझता हूं बड़े बड़े जो आईएएस एग्जाम होते हैं, पीएससी होता है, उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। बड़ी बड़ी किताबों में जो डिटेल में रहता है वही शॉर्टकट में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से रहता है। हाँ, मैं मानता हूं एनसीईआरटी बुक्स को भी कुछ हद तक और इवॉल्व होने की जरूरत है, जो कि इस साल अभी हुआ है धीरे धीरे। ये जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न है वो बहुत अच्छा है और बच्चों की नीड को इसमें फुलफिल किया गया है। तो एनसीईआरटी यूज करने में हम अपने विद्यालय में शुरुआत से एनसीईआरटी ही हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं खुद नवोदय का स्टूडेंट रहा हूं और हमने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की है। साथ साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ रेफरेंस बुक्स की जरूरत बिल्कुल होती है।
तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपके माध्यम से ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अगर कुछ विषयों में, जैसे एनसीईआरटी में जीके है, कंप्यूटर है, आज का समय ऐसा है कि दुनिया एआई पढ़ना चाहती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी यही सोच है कि हम एआई को इंट्रोड्यूस करें। तो अगर हम 9th क्लास से एआई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बच्चे को 8th क्लास तक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो या तो एनसीईआरटी में वो अगर एनसीईआरटी कंप्यूटर की बुक्स लॉन्च करे तो और भी अच्छा होगा। तो एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक्स के तौर पर कुछ बुक्स का यूज किया जा सकता है, पर एनसीईआरटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सिलेबस है, पहले से बेहतर है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू फ्रेमवर्क एनसीएफ जो आया है, उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि एनसीईआरटी की बुक्स का लेवल क्या होना चाहिए, और नई बुक्स में वो चीज आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ विद्यालयों को एनसीईआरटी का ही उपयोग करना चाहिए। प्लस बच्चों के रेफरेंस के लिए हमारी लाइब्रेरी में हम बच्चों को एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। इस माध्यम से बच्चों की जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। विरोध करने का कोई मुझे वजह समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी की बुक्स तो सारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए ही होती हैं जी, बट कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जी, जो एनसीईआरटी कवर नहीं करते। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या समाधान है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन तो काफी स्कूल्स उसके लिए चलाते ही हैं। जी, तो उसका क्या एक लाइब्रेरी उसका एक समाधान है या कुछ और भी किया जा सकता है? देखिए, जो जैसे कंप्यूटर है, जीके है, कुछ हिंदी इंग्लिश ग्रामर जैसे विषय हैं, तो या दो काम हो सकते हैं कि शासन थोड़ा सा लिबर्टी दे, अभिभावकों की सहमति से विद्यालय की कुछ बुक्स जो बच्चों को जरूरत है वो अभिभावक की सहमति से बच्चों को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। और अगर इसमें बाई चांस कहीं सहमति नहीं बनती तो लाइब्रेरी एक अच्छा ऑप्शन है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होती है और बच्चे एक फिक्स्ड टाइम, वीक में 2 या 3 दिन जो लाइब्रेरी का पीरियड होता है उसमें यूज कर सकते हैं। पर एक चैलेंज इसमें आता है कि बड़ा बच्चा लाइब्रेरी का महत्व समझता है, जो छोटा बच्चा है क्लास 4 या 5th का, बच्चे चंचल होते हैं और उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह से उसका सदुपयोग करें। तो छोटे बच्चों के लिए अगर प्रशासन इस बात में सहमत होता है तो बच्चों के और बच्चों के अभिभावकों की सहमति के साथ कुछ बुक्स जिनकी कीमत अधिक ना हो, जो बच्चों पर या उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ ना डाले, वो किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो किया ही जा सकता है। आपके यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं आमतौर पे, तो पेरेंट्स तो सभी स्कूलों में जाते ही हैं, पर आपने क्या देखा है कि पेरेंट्स को आमतौर पर क्या समस्याएं होती हैं स्कूल से? किस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं, या फिर किस वजह से लोग स्कूल को गलत समझ लेते हैं? देखिए, इसका कोई शायद कोई एक है ना फिक्स्ड आंसर शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भी किसी के पास जाते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, अस्पताल हो या कोई भी, तो हमारी उम्मीदें अलग अलग होती हैं। और कभी कभी अभिभावक विद्यालय प्रबंधन को नहीं समझ पाते, कभी कभी विद्यालय का जो प्रबंधन है वो अभिभावकों की आवश्यकता को नहीं समझ पाता। और अगर ये काम हो जाए जिस भी विद्यालय में, प्रबंधन विद्यालयों को समझे, विद्यालय को अभिभावक समझे, तो हम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम सब एक टीम में हैं। तो अगर वो टीम बिल्ड हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप आउट बहुत अधिक होता है। फिर भी कुछ बच्चों पर जो अभिभावक बच्चों के फीडबैक पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। बच्चा छोटा है, एक टीचर बच्चे को अगर किसी कारण से डांट देता है तो उस दिन बच्चा बोलता है मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। पर टीचर ने बच्चे को क्यों डांटा? अगर अभिभावक इस बात को समझे, हो सकता है बच्चे ने कोई शरारत की हो, मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर कभी कभी टीचर जब 20, 22, 40 बच्चों को संभालता है तो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं कहेंगे, पर बच्चों को हैंडल करते करते कुछ वर्कलोड, कुछ समस्याएं कभी ऐसी आ जाती कि टीचर ने डांट दिया, बच्चा छोटा है। अब जब बात अभिभावक तक जाती है तो ऐसा पेरेंट्स अगर हम ये समझें कि बच्चे ने अगर कोई शरारत की है और अभिभावक की तरह टीचर भी अभिभावक है विद्यालय में, वो भी उसका हित चाहता है, और अगर जब हम पीटीएम करते हैं तो बच्चे की जब एनालिसिस पे बात होती है, ग्रोथ पर बात होती है, तो अगर हम एक दूसरे की बातों को समझें तो ड्रॉप आउट रेशियो नहीं रहेगा। विद्यालय बच्चे की भविष्य के लिए
अच्छा मंच प्रदान करे और अपनी बात अभिभावक तक रखे, और अभिभावक विद्यालय के द्वारा की जाने वाली कहते मेहनत परिश्रम को अगर समझें तो ड्रॉप आउट शायद ना हो। बहुत अच्छे आपने बताया। एक और मुद्दा जो है खासतौर पर चर्चाओं में रहता है, विद्यालय की जो वार्षिक फीस रहती है बच्चों को लेकर, उस पर शासन ने तो भी नियम बना ही दिए हैं जी। कि 3 साल में आप एक बार बढ़ा सकते हैं। तो क्या वो फीस भी शासन डिसाइड करे कि प्राइवेट स्कूल कितनी फीस तक ले सकता है किस कक्षा के लिए? इसमें आप क्या सोचते हैं? इसका भी दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे चिकित्सा और शिक्षा, दो ऐसे पहलू हैं जहां पर ये बेसिक नेसेसिटी है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना ही चाहिए, और मैं समझता हूं कि आर्थिक समस्या के कारण किसी बच्चे का करियर दांव पर नहीं लगना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा महंगी नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, कि गरीब से गरीब व्यक्ति, एक समाज का जो कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम परिवार भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि बिना शिक्षा के ये देश, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, अगर हमें देश की नींव मजबूत करनी है तो हर बच्चे को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शिक्षा महंगी तो नहीं होनी चाहिए। पर आज के समय में जहां पर जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स खुद, अभिभावक खुद बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ग्राउंड, सब कुछ सुविधाएं चाहिए, तो उसको बनाने के लिए भी जो संसाधन उपयोग होते हैं, या जो जो आर्थिक आर्थिक रूप से जो आवश्यकता होती है उसे पूरा करने के लिए भी जो पैसों की आवश्यकता होती है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों का, कि शिक्षा महंगी ना हो परंतु विद्यालय की जो बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें, क्योंकि टीचर्स को सैलरी भी देनी है, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि शिक्षा प्रॉफिट का जरिया नहीं है। तो हर विद्यालयों के संचालक और जो समितियां हैं, हम सब उस बात का ध्यान रखें कि विद्यालय अच्छे से रन हो, पर वो एक प्रॉफिट का जरिया ना हो। काफ़ी विद्यालयों में जो आरटी के बच्चे हैं, जो 25% रेशियो होता है, वो एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उन बच्चों को काफ़ी किसी तरह से उनको एक तरह से अवॉइड किया जाता है। कहा जाए तो कुछ एक्टिविटीज़ से उनको जी बाहर कर दिया जाता है, कभी एनुअल फंक्शन से बाहर कर जी दिया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों जी ऐसा होता है? जी हमारे विद्यालय में तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता, इवन हमारे शिक्षकों को नहीं पता होता है। हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि हमारे जी। शिक्षकों को भी नहीं पता होता है कि कौन सा बच्चा आरटी के अंतर्गत पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही जाति के कारण, ना ही धर्म के कारण, और ना ही आर्थिक पहलू के कारण। और हम इस बात का विशेषकर ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। इसीलिए अन्य विद्यालयों में जहां ऐसा होता है वो अशोभनीय है और गलत भी है। और जैसे कि आपने अभी बात उठाई थी कि क्यों ड्रॉप आउट रेशियो होता है, क्यों विद्यालय छोड़ते हैं, क्योंकि उन बच्चों के अभिभावक भी जब अपना फीडबैक कई लोगों को देते हैं तो ये बात दूसरों तक पहुंचती है, और एक विद्यालय और अभिभावकों में झगड़े का एक झगड़ा कह लें हम उसको, या मतभेद का एक मुद्दा रहता है। मैं समझता हूं कि चाहे बच्चा आरटी के थ्रू आया हो या नॉर्मल एडमिशन हो, बच्चा बच्चा है और हर बच्चे को बराबर अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि आरटी के जो बच्चे हैं वो एक बार बाइंड हो जाते हैं स्कूल से। जी नर्सरी में अगर एडमिशन ले लिया तो क्लास 8 तक अगर वो उस स्कूल में कंटिन्यू करते हैं तो आरटी का बेनिफिट मिलता है। जी अगर स्कूल चेंज करते हैं तो आरटी उनका बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, जी उनको पूरा फीस लगती है। बिल्कुल जी, और एक और मुद्दा आजकल जो चल रहा है, काफ़ी पेरेंट्स भी इस बारे में जिम्मेदार हैं। स्कूल्स की भी कुछ हद तक गलतियां हैं। जो बच्चे हैं, मैं कहूँगा 6-7 से ही बच्चे बाइक या स्कूटी का उपयोग करने लगे हैं जी स्कूल आने के लिए, जी जबकि वो नाबालिग हैं, ना उनके बिल्कुल पास हेलमेट होता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस होता जी है। तो स्कूलों के ये बच्चे सड़कों पर काफ़ी स्पीड में गाड़ियां चलाते देखे बिल्कुल जा रहे हैं। इस बिल्कुल बारे में आप कुछ? मैं यही कहूंगा कि विद्यालय प्रबंधन को तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा इस बारे में। हम देखते हैं बच्चे कोचिंग भी जाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स का ही कारण है। कारण
तो विद्यालय प्रबंधन को भी बहुत स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। हमारे विद्यालय में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे 6-7 के बच्चे चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कोई भी व्हीकल हो, व्हीकल लेकर ना आए। बच्चे साइकिल का उपयोग जरूर कर सकते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है। और स्कूटर बाइक का जो चलन अब बढ़ रहा है वो सभी के लिए हानिकारक है, चाहे हम पर्यावरण की बात करें या बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधी भी। और कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इस कारण से भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो भी बच्चों की जान के लिए भी खतरा है। और अभिभावकों को बहुत सतर्क इसमें होना चाहिए। बच्चों के लिए सुविधाएं जरूरी हैं, पर हमें बच्चों को बच्चा बनाए रखना होगा एक उम्र तक, ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि परिश्रम केवल क्लासरूम के अंदर नहीं करना है, क्लासरूम के बाहर भी उन्हें थोड़ा सा परिश्रम करने दें, तभी बच्चे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आज के समय में कहते हैं जैसे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पेरेंट्स के पास पैसा भी बढ़ रहा है, पेरेंट्स इन द सेंस हमारे समाज में, तो जो सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, पहले शायद एक घर में एक बाइक हुआ करती थी, आज सबके पास बाइक है, सबके पास मोबाइल है, तो वो जो सुविधाएं बढ़ रही हैं उसका दोहन हो रहा है और बच्चे उस चीज को अपना अधिकार समझने लगते हैं और वही खामियाजा कई बार बड़े होकर भुगतना पड़ता है अभिभावकों को, जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो मैं समझता हूं कि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए भी और उनको जिम्मेदार बनाने के लिए भी बाइक वगैरह अभी नहीं देनी चाहिए। बच्चे साइकिल का उपयोग करें, ये बहुत अच्छा है, ताकि बच्चों को इस बात का एहसास रहे कि उनके कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। सुविधाएं तब मिलेंगी जब वो एक लेवल पार कर लेंगे। हाँ, वो उनको अर्न करना पड़ेगा, अर्न करना चाहिए। हम जी, और जैसे कि आपने कहा कि वो जो सुसाइड वाला केस, यही होता है कि हम अभिभावक होने के नाते आज बच्चे के पूछने से पहले हम उन्हें दे रहे हैं अभिभावक होने के नाते, तो वो बच्चे उस चीज को अपना हक समझने लगते हैं। और जब एक ऐसा मौका आता है जब वो फेल होते हैं तो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मोबाइल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों पर पेरेंट का कंट्रोल बहुत लिमिटेड हो गया है, खासकर जब से उनके हाथ में मोबाइल है। बच्चे गेम खेलते हैं, बहुत सारे कहना चाहिए कि जो ऐसे गेम्स जो बच्चों के मानसिक हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। और कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चा मोबाइल पर क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है, और अचानक से जब उन पर प्रेशर आता है तो बच्चे टूट जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते मैं यही सुझाव दूंगा कि हमें अपने बच्चों को जो उम्र में जो मिलना चाहिए तभी दें, उससे पहले पूरी सुख सुविधाएं, संसाधन ना दें। जैसे कि आजकल का ज़माना सब मोबाइल बेस्ड है, इंटरनेट है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है। बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं और भी वेबसाइट से पढ़ रहे हैं। तो एक बुक और एक मोबाइल में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या बेटर है? इसका जवाब हम सब जानते हैं। जब हम बचपन में हम अपने सिरहाने के करीब बुक रख के सोते थे तभी अच्छी नींद आती थी, और आज का समय है चाहे हम सब अभिभावक हों या बच्चे हों, पास में मोबाइल रख के सोते हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए बच्चों का मेंटल हेल्थ भी वीक हो रहा है। आपको शायद अभी कुछ सर्वे जो पिछले कुछ वर्षों के सर्वे हुए हैं उनके अनुसार बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, बच्चे गणित में वीक हो रहे हैं, और सिर्फ एक ही कारण है, जरूरत से ज्यादा बच्चे जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं। और पीटीएम में ये कंप्लेंट भी आती है कि सर या मैम, मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है और इसके लिए क्या किया जाए। और मैं समझता हूं घर पर बच्चा क्या कर रहा है उस पर विद्यालय का नियंत्रण नहीं हो सकता। अभिभावक को ही अपने बच्चे पर नियंत्रण रखना होगा, उसे समझाना होगा। हम विद्यालय में शिक्षक होने के नाते बच्चों को ये बताते भी हैं एक्टिविटीज के थ्रू या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि मोबाइल खराब है। बच्चे को स्कूल की छुट्टी तक तो शायद ये बात याद रहती है, पर घर जाके कहते ना एक लत है, जिस तरह से शराब या अन्य चीजों की लत होती है, बच्चे उसी तरह से एडिक्टेड हो रहे हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अभिभावक ही प्ले कर सकते हैं। अपने बच्चों को उस चीज का महत्व बताएं कि बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल से।
मोबाइल का टाइम फिक्स करना चाहिए और रात में सोने से पहले मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। इससे उनका स्लीप पैटर्न भी बदल रहा है, बच्चों की नींद कम हो रही है, बच्चे लेट नाइट तक जागते हैं, फिर सुबह देरी से उठते हैं और ये सब हम जानते हैं बचपन से कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। अभी तक हमने सारी बातें करी स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, अभिभावकों के बारे में। एज़ ए स्कूल ओनर आप क्या परेशानियाँ फेस करते हैं जो बाकी स्कूल के ओनर फेस करते हैं? जहाँ तक काफ़ी पेरेंट्स फीस भी जमा नहीं करते पूरी तरह जी, से। ये तो इस होता तरह की क्या है। परेशानियाँ एक स्कूल ओनर फेस करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे विद्यालय हो या हम किसी भी क्षेत्र में हो, चैलेंजेस, चुनौतियाँ हर जगह हैं और कुछ हद तक ये चुनौतियाँ होती हैं कि कुछ अभिभावक बार-बार रिमाइंडर के बाद फीस वगैरह टाइम पर नहीं भरते हैं, पर वी अंडरस्टैंड कि इट्स अ पार्ट ऑफ द बिज़नेस, पार्ट ऑफ द जॉब। तो हम उन्हें बस समझाते हुए ही उनको कन्विंस करके कि हम जब पेरेंट्स फीस भरेंगे समय पर, तभी हम टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे या अन्य खर्चे हमारे निकल पाते हैं। तो लगभग 70 से 80% जो अभिभावक होते हैं वो समझदार होते हैं, उनको मालूम है कि बच्चा पढ़ रहा है और फीस जमा करनी है। कुछ अभिभावक किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, हम उनकी चुनौतियों को भी समझते हैं, इसीलिए हमारा उसमें जैसे हमें बार बार कभी कभी कॉल करने पड़ते हैं और पेरेंट्स फिर कुछ समय के बाद फीस भरते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो संपन्न होते हुए भी विद्यालय की फीस उनकी अंतिम प्राथमिकता होती है, जो कि मैं समझता हूं हम सबको समझना चाहिए कि ये गलत है। परंतु जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर चुनौती का सामना करना पड़ता है और कई बार परीक्षा तक हमें इंतजार करना पड़ता है, बट आफ्टर ऑल ये मैनेज हो जाता है। तो अंत में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अगर 10th क्लास में लगभग या कॉलेज में भी होते हैं, जिनको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है जी, करियर के रिलेटेड, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कॉलेज के बच्चों को करीब 10 से 12 साल 10-12 साल पढ़ाया है और उनकी आवश्यकताओं को कुछ हद तक मैं समझता हूँ। तो इस शहर में मैं वापस इसीलिए लौटा कि मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले ये जो हमारी जनरेशन है, उनको जितना अपना योगदान दे सकूं, उन्हें जितना गाइड कर सकूं। तो चाहे वो 5th क्लास के बच्चे हों या 8th क्लास के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, कॉलेज स्टूडेंट हों, आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बीच बीच में करियर काउंसलिंग के लिए अपना परामर्श देता हूं और जैसे मैं एक बताना चाहूंगा कि एमएलबी के प्राचार्य श्री सोनवलकर सर, मतलब मेरी उनसे बातचीत होती रहती है और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि वो विद्यालय मुझे आमंत्रित करेंगे कि हम बच्चों को गाइडेंस दे सकें। पिछले वर्ष मैंने अपना जेपीबी स्कूल, सीएम राइज स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि सर लोग, टीचर्स मुझे बुलाते रहते हैं और मुझे भी जाना पसंद है, क्योंकि बच्चा चाहे शासकीय स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, बच्चे का ये अधिकार है उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले। अच्छी शिक्षा के साथ साथ गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं परंतु गाइडेंस प्रॉपर ना होने के कारण उन्हें वो सही रास्ता नहीं पकड़ पाते और इस कारण से वो अपने उद्देश्य में, अपने गोल को अचीव करने में से वंचित रह जाते हैं। तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ अपने कार्यस्थल पर भी और जिस भी तरह से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ बच्चों की सेवा के लिए, क्योंकि विद्यालय खोलने का मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था और ना आज है। हम अपने शहर के बच्चों को जितना गाइड कर सकें, बड़े होकर वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकें, अपने सपने पूरे कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है स्कूल के मैनेजमेंट के माध्यम से। और मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं यही चाहता हूं कि हम इन बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, तभी आगे चल के हमारा देश, जो हमारे राष्ट्र का अब जो मिशन है कि विकसित भारत तभी होगा जब हर एक बच्चा विकसित होगा, हर एक शहर, हर एक गांव विकसित होगा। तो हम जहां पर हैं,
हमारी जितनी क्षमताएं हैं, कम से कम हम उन क्षमताओं के अनुरूप बच्चों को गाइड कर सके, इसके लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। तो ये थे डॉक्टर अनिल चौरसिया जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपका सो मच, जानकारी देने के थैंक यू लिए। सो मच। थैंक यू।